हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम भारत फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 1 में मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में हमने स्टडी किया, जिसमें हमने मैटर के बारे में स्टडी किया कि मैटर क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोसेस मास इज कॉल्ड मैटर। ये सब बातें हम लोग पहले कर चुके हैं पहले के वीडियोज में। देन आफ्टर हमने मैटर के स्टेट के बारे में बात किया कि मैटर के कितने स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑन द बेस ऑफ देयर पार्टिकल्स अरेंजमेंट। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा चेंज इन स्टेट, यानी कि मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। तो द रीजन बिहाइंड द चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर आर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देयर इज टू थिंग्स ओनली विच इज टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो मैटर को उसके स्टेट में चेंज करने के लिए प्रोहिबिट करता है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा, और प्रेशर चेंज करते हैं तो भी मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और प्रेशर अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप स्टेट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे इसके पहले की वीडियो में हम लोग यहाँ तक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोगों ने पढ़ा पूरी तरीके से, कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वो जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में, और ज्यादा टेम्परेचर देने से लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में चेंज होने लगता है। ठीक है। आज की डेट में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। जैसे एक बैलून है, बैलून को अगर हम दबाते हैं, कुछ इस तरीके से प्रेशर करते हैं, तो उसको मतलब प्रेशर कहते हैं, उसको दबाव कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये गैस के पार्टिकल्स हैं जो काफी दूर दूर हैं। ठीक है। अब इनके ऊपर अगर आप प्रेशर लगाते हैं, इनके ऊपर अगर आप प्रेशर लगा दें चारों तरफ से, ठीक है, इस तरीके से आपने प्रेशर लगा दिया, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत नजदीक नजदीक आ जाएंगे। हो सकता है कि वो इतने नजदीक आ जाएं कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है वो इतने नजदीक आ जाए कि वो सॉलिड के स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो प्रेशर, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर में छेड़छाड़ नहीं करनी है, रूम टेम्परेचर पे ये सारी बातें करनी है। प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, हियर इज द कीवर्ड्स, इंक्रीज प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? मैटर के पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे। जैसे सॉलिड में आपने पढ़ा कि बहुत नजदीक होते हैं मैटर के पार्टिकल्स, इसलिए वो सॉलिड है। थोड़ा लूज होता है तो वो लिक्विड है, बहुत ज्यादा लूज होते हैं तो वो गैस होता है। तो मैटर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो भी मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है। प्रेशर को डिक्रीज करने से होगा क्या कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं। ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर को आप बिल्कुल याद रखिए, इसी पर सारी बातें होंगी। देखिए, कंडीशंस हर जगह की अलग अलग होती है। कंडीशन अगर हम चेंज करते हैं तो सारी बातें चेंज होने लगती हैं। तो हम एक आइडल टेम्परेचर एंड प्रेशर लेते हैं। तो आइडल टेम्परेचर और प्रेशर में, आइडल टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है बाबू, नोट करेंगे। रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही सारा खेल होगा। ठीक है। ये टेम्परेचर हमें, अगर हमें टेम्परेचर इसको बढ़ाना है, घटाना है, तो हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर एचजी को कहा जाता है। ठीक है। उसके बारे में हम लोग इसके आगे जब इसके स्केल के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बात होगी। फिलहाल अभी के लिए हमें बस इतना जानना है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये हेडिंग है आपका कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है अगर हम मैटर पर प्रेशर लगाते हैं। तो अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा। इफ वी डिक्रीज प्रेशर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर।
तो मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रेशर को डिक्रीज करने से होता क्या है कि प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर को जैसे ही डिक्रीज करेंगे वैसे ही पार्टिकल्स मूव करने के लिए बहुत ज्यादा फ्री हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर प्रेशर ही नहीं रहता, तो वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे कुछ देर में। तो अच्छा, हाई प्रेशर का यूज कहाँ पे हम करते हैं? तो आपके घरों में बाबू लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी जो सिलेंडर है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, उसको हम एलपीजी सिलेंडर बोलते हैं। तो एलपीजी का मतलब होता है एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम और जी से गैस। ठीक है, एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। यानी कि एलपीजी क्या है? ये पेट्रोलियम गैस है, यानी कि ये शुरू शुरू में गैस था, इस पे प्रेशर दे करके इसको लिक्विफाई कर दिया गया, तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस बन गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में, इसको लिक्विड क्यों बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि ये अंडर हाई प्रेशर होता है। तो जब भी हम गैस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाता है। इसी तरीके से एक और भी है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी। सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियां भी आपने कहीं न कहीं देखा ही होगा। तो सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब प्राकृतिक गैस होता है। देखो बाबू, प्राकृतिक गैस कहाँ मिलता है? जब पेट्रोलियम निकालने के लिए खुदाई की जाती है, मान लीजिए यहाँ पे पेट्रोल है और इसके ऊपर ये पत्थर है, ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम के ऊपर कुछ गैसेज इकट्ठी हो जाती है। जब ड्रिल किया जाता है तो सबसे पहले ये गैस रिलीज होती है। इस गैस को पकड़ करके एक बर्तन में भर देंगे और इसी को कंप्रेस जब कर देते हैं तो बहुत सारी गैस एक छोटे से कंटेनर में आप भर सकते हैं। तो उस गैस का यूज हम फ्यूल के रूप में करते हैं। तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो कि अंडर हाई प्रेशर होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि हाई प्रेशर का एक एग्जांपल बताइए जहां पे हाई प्रेशर का यूज किया जाता है, तो आप ये दो एग्जांपल बता सकते हैं जो कि नॉर्मल है। जो प्रेशर तो बहुत जगह यूज किया जाता है, जैसे प्रेशर कुकर, वहां पे भी प्रेशर का यूज करते हैं। ठीक है, तो एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया लिक्विड, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी हो गया कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसमें एक और एग्जांपल पे लेते हैं जो कि अभी हमने बताया था कि डिक्रीज प्रेशर वाला। ठीक है, इंक्रीज प्रेशर का तो आपने देखा, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो पार्टिकल्स में वीक आ जाते हैं, लेकिन जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इसका एक एग्जांपल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये क्या कहानी है इसकी? सॉलिड CO2 इसको बोलते हैं, सॉलिड CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको भी हम स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर पर ही इसको भी स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और भी होता है कि जब इसका प्रेशर हम डिक्रीज करते हैं, यानी कि जब प्रेशर इसका कम करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सॉलिड CO2 है, एक एरो बना है, यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली टू गैस, यानी कि जैसे ही हम प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लेकर के जाते हैं, यानी 1 ATM तक प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। एक छोटा सा बर्तन होता है जिसमें 1 ATM यानी कि जो वायुमंडलीय प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर जो है, उससे कहीं ज्यादा प्रेशर पे जब आप CO2 को स्टोर करते हैं तो वो सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, यानी कि जब वो बटन आप दबाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होता है। तो जब प्रेशर डिक्रीज होता है और वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आता है, यानी 1 ATM पर जब आता है, तो सॉलिड CO2 सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सॉलिड CO2 जो कि सॉलिड स्टेट में है वो सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, यानी एक तरीके से सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। और यहाँ पे बिना लिक्विड स्टेट आए, यानी कि विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, यानी कि सॉलिड CO2 बिना लिक्विड स्टेट में आए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी कारण से, इसी वजह से, क्योंकि वो गीला होता ही नहीं, लिक्विड स्टेट आता ही नहीं, इसीलिए सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में कि सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ड्राई आइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिक्विड स्टेट इसमें आता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए सूखा है, ड्राई है, ड्राई से सीधे गैस में बन जाता है, यानी कि सॉलिड CO2 सीधे गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रेशर के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो अब प्रेशर के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं लेटेंट हीट। तो बच्चों अगली हेडिंग डालिए लेटेंट हीट। ठीक है, हाँ बाबू लिख लीजिए लेटेंट हीट के बारे में कि द हिडन हीट। लेटेंट हीट क्या है, इसको हिंदी में गुप्त उष्मा भी कहते हैं। क्या कहेंगे, गुप्त उष्मा, यानी छुपी हुई उष्मा, यानी ये गुप्त है, छुप जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ जा रही है। ठीक है, द हिडन हीट, द हिडन हीट यानी छुपी हुई ऊर्जा, दैट ब्रेक्स जो तोड़ देती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या तोड़ देती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज दैट बाबू ये यहाँ पे कोई आइस है, ठीक है, अब इसको आप हीट कर रहे हो लगातार, तो ये धीरे धीरे मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जब तक ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हीट आप देते रहेंगे। ठीक है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा। और एक चीज यहाँ पे हम नोटिस करेंगे, जब तक आइस वाटर में यानी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट पूरी तरीके से नहीं हो जाता, तब तक उसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, यानी कि वो उतने ही टेम्परेचर पे बना रहता है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको हम हीट एनर्जी देते रहेंगे। तो यहाँ पे एक मेजरमेंट लिया गया है कि आखिर कितने सॉलिड को हमें हीट करना है, तो हम लेटेंट हीट के बारे में पता लगा लेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके के हीट के बारे में बात की गई है। तो पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि द हिडन हीट, द हिडन हीट दैट ब्रेक्स, द हिडन हीट दैट ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो बाबू पहले ही बताया गया कि सारा खेल जो है वो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी से सॉलिड लिक्विड और गैस डिफाइन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लगा हुआ है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये घटना कब हो रही है, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। लेटेंट हीट हमें कब नापना है, लेटेंट हीट हम नापेंगे चेंज ऑफ स्टेट में, यानी कि जब स्टेट में चेंज हो रहा होगा, यानी कि जब बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, या फिर कोई सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, या फिर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इसके पहले हमने एक टर्म बताया था आपको, फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड जब मेल्ट होता है तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ का लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, तो फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, यानी मेल्टिंग के समय जो हीट एनर्जी लगती है, यानी मेल्ट करवाने में जो हीट एनर्जी लग रही है, उस हीट एनर्जी को हम यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो लेटेंट हीट के बारे में बात हो रही है कि ये वो हीट है, हीट एनर्जी है, रिक्वायर्ड मीन्स जरूरी है। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड जिसकी जरूरत है, किस लिए जरूरत है, टू चेंज बदलने के लिए। क्या बदलने के लिए, 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड को, 1 किलोग्राम आपने सॉलिड ले लिया, उसे आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपने उसको हीट किया, तो पूरा का पूरा 1 kg ऑफ सॉलिड वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जितने हीट की जरूरत पड़ी है उसी को लेटेंट हीट कहा जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले हम वर्ड्स पे ध्यान देंगे। वेपराइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ, वेपर में, वेपराइजेशन इज ए प्रोसेस। देखो खास करके एक चीज इसमें देखते हैं, जहां TION लग जाता है ना, वो एक प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, वेपराइजेशन हो गया।
फ्यूजन में नहीं लगा है, लेकिन समथिंग मिला सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? जब लिक्विड, ये एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए भी टेम्परेचर की जरूरत है, हीटनेस की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लेटेंट हीट लगता है, यानी कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत होती है, जितने हीट एनर्जी की जरूरत होती है, उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे कि द हीट एनर्जी, यानी कि वो गर्मी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मीन्स जरूरी होता है, यानी कि हीट एनर्जी जरूरी है। किस लिए जरूरी है? टू चेंज, बदलाव के लिए। क्या बदलाव के लिए? 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 किलोग्राम लिक्विड, सॉलिड के केस में क्या था? 1 किलोग्राम सॉलिड दिए थे, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे थे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हम 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड लेंगे और उसे किस में चेंज करेंगे? गैस में। ठीक है, तो लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो हमें एक नॉर्मल सी, क्योंकि हम टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं ना बाबू, टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं तो हमको प्रेशर, रूम रूम टेम्परेचर वाला मतलब कि यहाँ पे हमें प्रेशर को नॉर्मल रखना होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर रखना होगा जो कि 1 atm होता है। ठीक है, ये सारी घटना कहाँ पे घटेगी? किस प्रेशर पे घटेगी? 1 atm पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये सारी घटनाएं घटेंगी एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm होना चाहिए। 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड आपने लिया, गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो जितने हीट की जरूरत पड़ी यहाँ पे, जितना हीट यहाँ पे यूज हुआ है, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट क्या है? गुप्त उत्पाद। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट का मतलब होता है वो एनर्जी जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। ठीक है, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। ये समझ में आया? हिडन एनर्जी है ये, ब्रीच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में, वो लगातार ब्रेक करता रहता है। ठीक है, तो इन ए नटशेल देखते हैं, लेटेंट हीट दो तरीके का है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन मेल्टिंग, वेपराइजेशन वेपर, यानी कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, 1 किलोग्राम एक पैमाना यहाँ पे रख देते हैं, मेजरमेंट कितना लिया हमने? 1 kg, 1 kg सॉलिड लिया, लिक्विड में चेंज कर दिए, जितनी हीट चाहिए वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। इसके बाद 1 kg ऑफ लिक्विड हमने लिया, उसे गैस में कन्वर्ट किया, जितनी हीट चाहिए उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हेडिंग अभी चल रही थी, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इसमें आपने देखा कि दो ही चीजें हैं जो स्टेट में चेंज करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो है टेम्परेचर और प्रेशर। तो दोनों के बारे में हमने बता दिया। तो एक 4 लाइन यहाँ पे निकल करके आता है, दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर, ये दो चीजें जो होती हैं डिटरमाइन, ये निर्धारित करती हैं। डिटरमाइन का मतलब क्या है? ये तय करती हैं, निर्धारित करती हैं द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर किस स्टेट में होगा। ये दो बातों से ही, दो ही बातों से ये चीजें तय होती हैं, वो है टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर लगाते हैं, पार्टिकल नजदीक आता है, प्रेशर बढ़ाते हैं, पार्टिकल नजदीक आएगा, प्रेशर कम करते हैं, पार्टिकल दूर जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो बढ़ जाती है और वो दूर भागने लगते हैं। टेम्परेचर को कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है। ठीक है, शर्त बस इतनी है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर को हमें कांस्टेंट रखना होगा, मतलब 1 atm रखना होगा, और अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम लोग आते हैं, अगले नंबर पे है इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन का मतलब यही हुआ, इवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये कब तेज होता है, कब कम होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे इवेपोरेशन। ठीक है,
ठीक है बाबू, आगे देख लीजिए इवेपोरेशन के बारे में, यानी वाष्पोत्सर्जन के बारे में। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन वर्ड वेपर शब्द से बना है। वेपर का मतलब होता है वाष्प, वेपर का यानी वेपर का मतलब वाष्प होता है। तो इवेपोरेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें वेपर बनता है, यानी वेपर का बनना ही इवेपोरेशन है। वेपर का बनना ही इवेपोरेशन है। फॉर्मेशन ऑफ वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, तो वेपर कहां से बनता है? लिक्विड से। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द फिनोमिनन, इवेपोरेशन क्या है? एक फिनोमिनन है, एक घटना है, एक प्रोसेस है। कौन सा फिनोमिनन है? फिनोमिनन ऑफ चेंज, यानी कि बदलाव का। फिनोमिनन ऑफ चेंज, किस चीज में बदलाव का? ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड का बदलना। ठीक है, तो लिक्विड किस में बदलता है? लिक्विड इनटू वेपर, यानी चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। ठीक है, अब सवाल यह है कि किस टेम्परेचर पे? तो एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, यानी हर टेम्परेचर पे। हर टेम्परेचर पे ये जो लिक्विड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये लगातार मूव करते रहते हैं। कुछ पार्टिकल्स इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उनके पास हो जाती है कि वो सरफेस को छोड़ करके इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, यानी कि वो वेपर बना लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। अगर कोई पूछे कि इवेपोरेशन किस टेम्परेचर पे होता है, तो आप कहेंगे कि इवेपोरेशन तो हमेशा होता रहता है, ये हर टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, खास करके बॉइलिंग पॉइंट, यानी देखिए बॉइलिंग पॉइंट पे क्या है कि वेपराइजेशन तो बहुत तेज हो जाता है। वो वेपर लगातार, क्योंकि आप बाहर से एनर्जी दे रहे होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइजेशन बहुत तेज हो जाता है। बहुत तेजी से वेपर बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखे होंगे जब पानी को आप उबालते हैं तो सारे पार्टिकल्स में खड़बड़ी मच जाती है, एकदम खड़बड़ खड़बड़ करने लगते हैं। और आप देखते होंगे कि बहुत तेजी से उसमें से भाप बन रहा होता है। तो वही जो भाप बन रहा होता है, जो स्टीम बन रहा होता है, वही वेपर है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी वेपराइजेशन हो रहा होता है, यानी कि पानी भाप में लगातार बन रहा होता है। आप इसका प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हैं। जैसे आप एक थाली ले लीजिए, ठीक है, या प्लेट ले लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये प्लेट आपने लिया और इस प्लेट में आपने पानी भर दिया। चाहे आप ग्लास में भी ले सकते हैं, किसी में भी आप ले लीजिए। एक बड़ा सा बर्तन है, बाल्टी है, बाल्टी ही ले लो। ठीक है, आप उसको अपने घर में जहां एकदम धूप न पहुंचती हो वहां पे ले जा करके रख दीजिए। ठीक है, ज्यादा पानी अगर लिए हैं तो थोड़ा देर से वो समझ में आएगा। तो मान लीजिए बाल्टी में आपने पानी लिया, कहीं कोने में ले जा करके रख दिए जहां पे एकदम धूप न पड़ती हो। ठीक है, तो फिर भी आप एक दो दिन में देखेंगे उसका पानी कम हो चुका होगा, क्योंकि वो वेपराइजेशन वहां पे भी हो रहा होता है। वही बाल्टी का पानी धूप में रख दो, तो 1 घंटे 2 घंटे में जितनी तेज धूप रहेगी, सपोज दैट धूप पे ही डिपेंड करेगा, जितनी तेज धूप रहेगी वो पानी भाप बन करके वो उतनी ही तेजी से उड़ जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी वेपराइजेशन होता रहता है। और ये प्रोसेस जो हो रहा है इसी को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, पानी का भाप बनना किस टेम्परेचर पे? किसी भी टेम्परेचर पे, है ना। वो भी एक लिमिटेड यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। बॉइलिंग पॉइंट पे तो होता ही होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी वाटर ऑटोमेटिक वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज इवेपोरेशन? तो इवेपोरेशन इज अ phenomenon, the phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point. Below its boiling point is called evaporation. What is evaporation?
द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, वेपर का बनना, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, इवेपोरेशन है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसकी प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। ये इवेपोरेशन, जब आप उसको तापमान यानी कि जब आप उसको उबाल नहीं रहे हो, तो बॉइलिंग पॉइंट यानी आपने उसे बॉइल नहीं किया फिर भी इवेपोरेशन, यानी पानी सरफेस को छोड़ करके भाग रहा है, ठीक है, या वाटर को छोड़ करके इन्वायरमेंट में, वाटर जो लिक्विड स्टेट में है उसको छोड़ करके वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम टेम्परेचर देते चले जाएं तो तब तो बात समझ में आती है कि हाँ चलो टेम्परेचर मिल रहा है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई और वो वेपर में कन्वर्ट होने लगा, यानी गैसियस स्टेट में आने लगा। ठीक है, लेकिन वाटर की एक खास बात यही है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपने आप गैस के फॉर्म में यानी वेपर के फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, चाहे कोई भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। वो हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा। जैसे सॉलिड के केस में वाइब्रेशन करते रहते हैं, वो हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, लिक्विड है मतलब कि सॉलिड में मतलब हम उसे महसूस नहीं कर सकते। लिक्विड की बात करें अगर हम, तो उसके पार्टिकल्स मूव करते होते हैं, वो इधर उधर भागता रहता है, जहां कहीं भी उसको थोड़ा सा स्लोप मिलता है वो उधर ही भाग जाता है। ठीक है, इसके बाद गैस के पार्टिकल तो भाई वो फ्री ही है, वो उनको जहां जगह मिलती है वो घूमते रहते हैं। तो हम यहाँ पे जो ये इवेपोरेशन का केस है ये हम लिक्विड के केस में ही देखेंगे। तो लिक्विड के केस में होता क्या है, ये लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बॉइलिंग के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर इसको हम बॉइल करने लगे, ठीक है, तो यहाँ का जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, यहाँ पे जो पार्टिकल है सबसे ज्यादा हीट उसी को मिलेगा। ठीक है, ये हम बॉइल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हीट इसको मिलेगा। तो ये क्या करता है कि अपने हीट को लेकर के, भाई जिसके पास ज्यादा एनर्जी आ गई तो वो वहां पे क्यों रुकेगा, तो वो यहाँ से भागने लगता है, यहाँ से भाग के ऊपर जाने लगता है। तो ये अगल बगल वाले जो होते हैं उसकी एनर्जी को कहते हैं, अरे तुम इतनी हाई एनर्जी लेकर के कहाँ जा रहे हो, हमको दे दो। तो इसके अगल बगल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी एनर्जी को ले लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये फिर वहीं वैसे ही चक्कर लगाने लगता है। तो जब यहाँ से ये पार्टिकल हटा था, जैसे ये पार्टिकल यहाँ से हटा, आसपास के जो पार्टिकल होते हैं उसकी जगह पा जाते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस इस तरीके से चलती रहती है। ठीक है, तो चलती रहती है धीरे धीरे, जब सारे पार्टिकल्स के पास एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है, सारे पार्टिकल्स के पास जब हीट एनर्जी ज्यादा आ गई, अब यहाँ का पार्टिकल जब एनर्जी लेकर के चलता है तो अगल बगल के जो लोग हैं, अगल बगल के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो ये पार्टिकल का जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल बाकी के पार्टिकल से काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ये सीधे ऊपर उठते हुए सरफेस तक पहुंचता है और यहाँ से वेपर के रूप में बहुत तेजी से बाहर चला जाता है, यानी सरफेस को छोड़ के चला जाता है। तो ये तो था हीट के केस में, लेकिन अगर हम उसे गर्म नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि हीट जब हम करते हैं तो ये पार्टिकल्स नीचे वाले ऊपर की तरफ भागते हैं, सरफेस तक पहुंचते हैं और ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और जब हीट नहीं दे रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, तो उसमें देखिए पार्टिकल्स तो हमेशा मूव करते ही रहते हैं। ठीक है, तो नीचे के जो पार्टिकल हैं वो थोड़ा अंडर प्रेशर होते हैं तो थोड़ा कम मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर के पार्टिकल थोड़ा ज्यादा मूव करते रहते हैं, तो सबके पास एनर्जी होती है। लेकिन ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है। वो अपने नीचे वाले पार्टिकल से भी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो अपने सरफेस को छोड़ करके इन्वायरमेंट में जाते रहते हैं। ठीक है, तो इसी को इवेपोरेशन कहा जाता है। अब इसको हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इन द केस ऑफ लिक्विड particles move with different kinetic energy. As you know well, what is kinetic energy? I have explained earlier. What is kinetic energy? There is two type of energy. ठीक है, तो kinetic energy and potential energy.
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इन मोशन, काइनेटिक एनर्जी कब होता है? मोशन में जब कोई चीज होती है। तो थोड़ा सा बताया था हमने फिजिक्स में, और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पार्टिकल्स मूव विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सरफेस पार्टिकल्स, कहाँ के पार्टिकल्स? सरफेस के पार्टिकल्स। स्मॉल फ्रैक्शन का मतलब छोटा हिस्सा, मतलब बहुत थोड़े से जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, अपने आसपास के पार्टिकल यानी नीचे वाले पार्टिकल से कहीं ज्यादा काइनेटिक एनर्जी सरफेस के पार्टिकल्स के पास होती है। तो सरफेस के पार्टिकल्स के पास जब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, कम से कम इतनी एनर्जी तो हो ही जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दें। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है लिक्विड का, वैसे ही सरफेस के पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। ठीक है। हायर काइनेटिक एनर्जी ब्रेक्स अवे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जैसे ही ब्रेक करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही ब्रेक हुआ, गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है। इन ए नटशेल फिर से देखते हैं। लिक्विड पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, सरफेस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है बाकी के पार्टिकल से, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ब्रेक हो गया, पकड़ जो थी वही कमजोर पड़ गई। ठीक है। तो होगा क्या कि लिक्विड सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो बाबू नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे ये जो इवेपोरेशन है ये कब ज्यादा होगा और कब कम होगा। तो जैसा अभी बताया हमने कि हीट करोगे, टेम्परेचर दोगे, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत तेजी से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो एक तो हीट ही है। दूसरे नंबर पे है कि विंड, यानी कि अगर हवा तेजी से चल रही है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है इवेपोरेशन पे। ठीक है। एक तो है गर्मी, यानी कि टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। और एक है कि अगर गर्मी अगर हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे एक तो टेम्परेचर हो गया, दूसरे नंबर पे क्या बताया थे भी? एक तो गर्मी हो गई, टेम्परेचर हो गया, दूसरे नंबर पे सरफेस एरिया ले लेते हैं। सरफेस एरिया अगर बढ़ा देंगे तब भी, क्योंकि ये सरफेस फिनोमिनन है इवेपोरेशन। सरफेस फिनोमिनन होने की वजह से सरफेस जितना ही ज्यादा होगा ना, ये इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है। सरफेस को कम कर देंगे तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। ठीक है। ह्यूमिडिटी भी एक है कि ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है इन्वायरमेंट में, हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी क्या है उसके बारे में बाद बात होगी। एक विंड भी है, जैसे भी बताया सेकंड नंबर पर ही विंड था। तो विंड अगर हवा तेजी से चल रही है तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाता है। कैसे होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसके बाद हम लोगों ने इवेपोरेशन के बारे में जाना कि ये एक फिनोमिनन है जो कि सरफेस फिनोमिनन होता है। सरफेस के पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं। क्यों मूव कर जाते हैं? काइनेटिक एनर्जी इसका रीजन है। और सारा खेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होता है, यही बस टूटने पाए। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू। तो अगले वीडियो में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। एक कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट नंबर पे हम लोग बात करेंगे केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। ठीक है। टेम्परेचर को हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, और क्योंकि देखिए सारा खेल यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर का है। टेम्परेचर प्रेशर की वजह से क्या टूट रहा है यहाँ पे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच का। ठीक है। तो टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करेंगे, टेम्परेचर को नापेंगे कैसे, और प्रेशर को हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। इन दो चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या क्या चीजें बात की जाएंगी? एक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, एंड सेकेंड नंबर बॉइलिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंसेस है। और केल्विन और सेल्सियस स्केल के बारे में बात करेंगे कि कौन सा स्केल जो है वो अच्छा होता है, केल्विन स्केल अच्छा है या फिर सेल्सियस स्केल अच्छा है, या कहाँ पे हम इन चीजों को यूज करते हैं, कब केल्विन यूज करेंगे, कब डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे, और जनरली कौन सा यूज करते हैं, साइंटिस्ट लोग कौन सी चीज यूज करते हैं। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए और इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लोगों को बताइए। धीरे धीरे करके हम लोग इसको, अब ये लेसन खत्म होने वाला है, एक दो हेडिंग और है, उसके बाद हम लोग जब ये लेसन खत्म हो जाएगा
तो उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद करेंगे, ठीक है, पूरा ऐसे लिख लिख के नहीं याद करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये जो फ्लो चार्ट हमने बनाया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर भी उसी तरीके से। तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं पहले तो उसको समझेंगे हम लोग ठीक से, उसके बाद उसके आंसर्स को ठीक से फ्लो चार्ट के फॉर्म में, फिगर के फॉर्म में उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कुछ कमी हो तो उसको बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। सपोर्ट करिए, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। शेयर भी करिए, आप अगर छोटे क्लास में हैं, बड़े क्लास में हैं, तो उन लोगों को शेयर करिए। या जनरल साइंस जिनको जानना है, जिनको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजों के बारे में जानकारी लेनी है, वो भी इनके बारे में जान सकते हैं। वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको काफी कुछ जानकारी मिलेगी। थैंक यू।